गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास आपका फिर से निर्मल ज्योग्राफी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम चैप्टर कर रहे थे 5th भू संसाधन और कृषि। कल हमने किया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे क्या लक्ष्य थे और उनकी पूर्ति के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बुक का नेक्स्ट टॉपिक है उसी के हिसाब से करते हैं कि कृषि उत्पादन में प्रौद्योगिकी के विकास का क्या योगदान रहा। आप सबको पता है कि स्वतंत्रता के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए और कृषि में भी आए। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कृषि उत्पादन में जो इतनी वृद्धि हुई उसमें हमारे देश में जो प्रौद्योगिक उन्नति हुई उसका क्या योगदान है। यानी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लगातार होती रही उन्होंने कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में क्या योगदान दिया। और आप सभी जानते हैं जब हम आज़ाद हुए थे मुश्किल से 33 से 35 करोड़ लोग थे। आज की डेट में हम हो गए 140 करोड़। तो इतने 75 सालों में इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करने के बाद भी हम लोग निर्यात करते हैं गेहूं का, चावल का, चाय का, बहुत सारी ऐसी खाद्यान्न हैं या बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें हैं जिनको हम बाहर भेजते हैं। निर्यात का मतलब आपको पता ही होगा, जो चीज़ें हम व्यापार में बाहर भेजते हैं, और आयात जिनको हम मंगाते हैं। तो इसमें आपके 3 मेन रीज़न दिए गए हैं। वैसे तो मैं आपको समझा देती हूँ और उसके बाद फिर हम अंडरलाइन करते हैं। 3 मेन में देखो, सबसे पहला मेन जो प्रौद्योगिकी ने परिवर्तन लाया, किसानों को ये जानकारी हो गई कि अगर कीड़े लगते हैं, अगर मिट्टी में उर्वरा शक्ति कम है तो कैसे हम उसको दोबारा से रिगेन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था मिट्टी की टेस्टिंग शुरू हो गई, लोग पढ़े लिखे हो गए, किसान धीरे धीरे पढ़े लिखे हो गए। उनको ये पता चला किस तरह से नए उर्वरक, नई खाद, नए कीटनाशक, कीड़ों के लिए कीटनाशक का उपयोग होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए उर्वरक का उपयोग होता है, और खाद तो आप जानते हो नेचुरल फर्टिलिटी गेनर है ही। खाद को हम डाल दें तो नेचुरल रूप से फर्टिलिटी मिट्टी की बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें प्रौद्योगिकी से ही आई। कीटनाशकों का आविष्कार उद्योगों के द्वारा हुआ। फिर नए नए बीज HYV मैंने बताया था आपको, हाई यील्ड वैरायटी के बीज शुरू हो गए, संकर प्रजाति के बीज, जिससे प्रोडक्शन बढ़ने लगी। नए नए अनुसंधान हुए, मशीनें जो हैं वो डेवलप हुई, जिसके कारण एक ही दिन में पूरा खेत साफ हो जाता था, गोडाउन्स तक अनाज जो है या जो फसल जो है वो पहुंच जाती थी। उससे क्या फ़र्क पड़ा? पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, जो फसल काटी जाती थी, काटने के बाद उसको बोरियों में भरने में, पैक करने में इतना टाइम लग जाता था। अगर बारिश आ गई, अगर वो एक ही जगह पड़ा रहा, कीड़ा लग गया, तो ये सारी चीज़ें मिलके जो फसलों के उत्पादन तो होता था लेकिन उसको लोगों तक नहीं पहुंच पाता था, जिसके कारण हमें अकाल के समय में या बाढ़ के समय में इन सब चीज़ों की कमी महसूस होती थी। अब एक ही दिन में वो गोडाउन्स में पहुंच गया तो माल बिल्कुल सिक्योर हो गया। फिर कृषि में नई नई मशीनों ने इतना योगदान दिया कि जहाँ पर लेबर नहीं है या किसान के घर में लोग नहीं हैं काम करने के लिए, तो वो मशीनों को लोन पर, लोन समझते हो, किराए पर या लोन लेके बैंक से मशीनें अपने पास परचेज कर सकता था। तो इस तरह से उसे संसाधन ज़्यादा मिलने लगे और धीरे धीरे फिर कृषि का उत्पादन बढ़ने लगा। यही 3 पॉइंट्स आपकी बुक में है जिनको हमने डिस्कस किया है। यही 3 पॉइंट मैं आपको मार्क कराती हूँ। फर्स्ट है बहुफसली, बहुत सारी फसलें जो थी चावल और गेहूं के उत्पादन में पैदावार
में वृद्धि करने में प्रभावशाली साबित हुई। मैंने बताया ही था आपको कि गेहूं की किस्म जो थी वो मैक्सिको से और चावल की जो किस्म थी वो फिलीपीन से मंगाई गई, तो हाई यील्ड वैरायटी के बीज आ गए। फिर अन्य फसलें जो थी जैसे गन्ना, कपास, तिलहन, इसमें भी वृद्धि हुई। वही कारण लिखने आपने कि नए नए उर्वरकों का विकास हुआ, कीटनाशकों का, मिट्टी में उर्वरा शक्ति पैदा करने वाले उर्वरकों के मिलने के कारण फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई। आप इसमें वो लाइनें जोड़ सकते हो जो मैंने आपको बताया। फिर दालें, चाय, जूट, पशुधन में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि देखी गई, क्योंकि लोगों को ये लगा कि पशु हमें खेती में तो सहायक होते ही हैं, साथ साथ पशुओं से जो उत्पादन होता है, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, वो सब बेच के वो अपनी जीविका कमा सकते हैं। तो फिर चावल, गेहूं, मूंगफली, गन्ना और सब्जियों का भी उत्पादन हमारे देश में लगातार बढ़ता गया। अब नेक्स्ट है, सबसे मेन देखिए, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बन गए जिनको आप कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। उन परियोजनाओं के बनने से क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स? बाढ़ का खतरा जो लगातार किसान के दिमाग में रहता था, कम बारिश का खतरा जो लगातार दिमाग में रहता था, वो हट गया, है ना। अगर बारिश कम होती है तो सिंचाई के संसाधन अवेलेबल है, अगर बाढ़ आने की संभावना है तो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं जिनके कारण कि पानी के उफान को, या पानी अगर ज़्यादा आ जाता है तो जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में गेट्स लगे होते हैं उनके द्वारा पानी को वहीं रोक दिया जाता है। तो इनसे भी फसलों का उत्पादन बढ़ा। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी जैसे बीजों की उत्तम किस्में, अभी बताया था मैंने आपको, रासायनिक खाद, कीटनाशकों, मशीनरी के प्रयोग ने आधार प्रदान किया। यानी बेस जो था, जब भी आप कहीं भी किसी भी दुनिया में चले जाएं ना, आप ये सुनेंगे कि भारत के लोग बहुत हार्ड वर्कर हैं। हार्ड वर्कर मतलब मेहनती हैं, लेकिन सुविधाएं कम थी। और अब जैसे सुविधाएं मिलने लगी, उनकी मेहनत रंग लाने लगी, और इन सारी सुविधाओं ने फसलों का उत्पादन बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है, आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार तीव्रता से हुआ और 40 वर्षों में रासायनिक उर्वरकों की खपत। अब देखो, पहले किसान खाद के रूप में गाय का गोबर या भैंसों की जो अवशिष्ट पदार्थ होते थे या पशुओं के जो अवशिष्ट पदार्थ होते थे उसी का इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे साक्षरता दर बढ़ने लगी किसानों में, उन्हें ये समझ आने लगा कि उर्वरकों के द्वारा भी हम लोग मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं, एंड दे आर नॉट हार्मफुल। कितना यूज़ करना है ये पता होना चाहिए। तो उसके कारण क्या हुआ, लगातार रासायनिक उर्वरकों ने फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। खास तौर पे बच्चे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, ये सभी राज्य हैं जहाँ पर कि उर्वरकों का उपयोग हुआ। फिर ये सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर सिंचित समझ गए, सिंचाई के लिए नहरें निकाली गईं, और उसके कारण देश में फसलों का उत्पादन बढ़ा। तो ये मेन क्वेश्चन है एक तरह से, आप इसको अच्छे से पॉइंट आउट करिए और उनकी ब्रीफिंग में अपने ही देश के राज्यों के अगर आप एग्जाम्पल देंगे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया सॉल्व हो जाएगा। क्लियर बच्चे? आज के लिए यही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत लेंथी है। वो है कृषि की समस्याएं। आजकल कृषि की क्या समस्याएं हैं जो किसान फेस कर रहे हैं रिसेंट टाइम में, और डेवलपमेंट के बाद, यानी जब 50 वर्षों की जो हमारी डेवलपमेंट रही, 75 वर्षों की, उसमें क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की। तो इसको हम कल करेंगे। आज मैं 2 मैप्स आपके साथ और डिस्कस करना चाहूँगी जो दिए हुए हैं स्टूडेंट्स पेज नंबर 46 और 47 पे। ये है गेहूं और चावल की प्रोडक्शन। वैसे तो आपको गेहूं और चावल में ये पता होना चाहिए कौन सा राज्य है जो गेहूं में और चावल में अलग अलग, एक ही राज्य नहीं है कि गेहूं में भी वही और चावल में भी वही। मैंने आपको मार्क कराया था
कि चावल में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है, चावल में भारत में कौन सा राज्य है जिसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है? तो भारत का तो विश्व में दूसरा स्थान है चावल में। एक तो इसको क्लियर कर लो और इसको कॉपी में लिख लो, जहाँ भी चावल लिखा है आपने वो सारणी बनाई होगी उसमें ये नोट कर लीजिए कि भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान। अब हम करते हैं राज्य। राज्यों में सबसे पहला राज्य जो आता है वो आता है पश्चिम बंगाल। आप इसको मार्क कर सकते हैं। सिंचित राज्यों में पंजाब हरियाणा आता है, लेकिन अदरवाइज पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब और फिर उत्तर प्रदेश। तो जैसे आपके मैप दिए हैं ये क्षेत्र बताए हुए हैं। अगर आप ध्यान से मैप देखेंगे चावल का और गेहूं का तो आपको ये देखिए, आप गेहूं और चावल के जो मैप हैं उसमें अगर देखेंगे तो आपको क्षेत्र दिखाए हुए हैं इस तरह से। ये देखिए, थोड़ा सा डार्क ग्रे या ब्लैक और फिर लाइट ग्रे, ये स्टूडेंट्स ये क्षेत्र हैं। आपकी जो मैप आता है वो आता है कोई एक राज्य बताइए जिसका प्रोडक्शन, क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्म में आते हैं भारत के नक्शे में, गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य, गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य, चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य, चाय के उत्पादन में अग्रणी राज्य, कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी राज्य। इस तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना है, हर एक जितनी फसलें दी हैं, पहले भी मैंने सारणी बनाई है, जिन्होंने सारणी नहीं बनाई और शॉर्ट में करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। आप फसलों से शुरू कीजिए, पहले चावल, फिर गेहूं, फिर 2 चाय कॉफ़ी, फिर कपास जूट, फिर गन्ना, इस तरह से लिख लीजिए और उनके आगे किस किस राज्य में कितना कितना उत्पादन होता है उसके हिसाब से समझ आया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। क्लास में फर्स्ट सेकंड रैंक आता है ना बच्चों का, लिस्ट बना लेते हो, तो ऐसे ही जो राज्य अग्रणी है वो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया चावल, चावल में अग्रणी राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल, तो नंबर 1 पश्चिम बंगाल को देंगे। दूसरा है पंजाब और फिर उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। गेहूं, अगर गेहूं करते हैं हम तो गेहूं में भी सबसे अग्रणी राज्य जो है वो आता है उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब और फिर हरियाणा। क्लियर? इस तरह से आप चाय, कॉफ़ी में तो सबसे पहला कर्नाटक आता है ना। ऐसे ही आप कपास में कर सकते हैं, कपास में सबसे पहले महाराष्ट्र आता है, फिर गुजरात आता है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे और उसके बाद आप मैप में, हमेशा पॉलिटिकल मैप आता है आपका, जब बोर्ड में या प्री बोर्ड में या जो भी सेमेस्टर टेस्ट होते हैं उसमें आपको पॉलिटिकल मैप अवेलेबल कराया जाता है। आप उस पॉलिटिकल मैप में सभी राज्यों को पहचानने की कोशिश कीजिए और जब आपको राज्य पता होंगे, जब आपको ये पता चल गया अग्रणी राज्य कौन सा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप राज्य को ढूंढिए और उस राज्य में इस तरह से आप शेडिंग कर दीजिए। हर एक मैप में इंडेक्स दिया होता है, कोई भी मैप आप लेंगे उसमें नीचे इंडेक्स बना हुआ होता है और उस इंडेक्स में आपने शो करना है अपना शेड और उसके बाद आपने वहाँ लिख देना है कि ये मैंने चावल दिखाया या मैंने ये कॉफ़ी दिखाई या मैंने ये कपास दिखाया, क्योंकि इंडिया के मैप में आपको ये सारी चीज़ें दिखाने को आ सकती हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आपको मैं मैप ढूंढ रही हूँ एक्चुअली में कि कहीं मैप अवेलेबल हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप है और अगर आपने उत्तर प्रदेश राज्य दिखाना है तो आप इस तरह से शेड करके उत्तर प्रदेश राज्य को दिखा सकते हैं। अगर आपने
चाय की खेती का दिखाना है, कपास के लिए दिखाना है, तो इधर महाराष्ट्र और गुजरात हैं। चाय की खेती के लिए दिखाना है तो असम है। इसी तरह से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जनसंख्या में जैसे है कि कौन सा राज्य जो है वो सबसे अधिक जनघनत्व वाला है, तो जो भी राज्य है बिहार या पश्चिम बंगाल, तो उसमें आप शेड करके, आप कहेंगे कि मैम दो क्यों बता रही हैं? बेटा दोनों में कई बार कंफ्यूजन रहता है, कभी पश्चिम बंगाल और कभी बिहार में जनसंख्या घनत्व आगे या पीछे हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है जो भी आंसर होगा आप उसको इसी तरह से शेड करिए, उस राज्य का नाम लिखिए। शेडिंग डिपेंड अपॉन यू, आप किसी भी तरह की शेडिंग कर सकते हैं। कलर कम यूज़ कीजिए, पेंसिल से शेड करिए, सिंपल एंड सोबर, जो आपको समझ भी आए, नाम भी दिख रहा है। बस यहीं एरो डाल के क्वेश्चन नंबर जो है वो लिख दीजिए और आपका ये पेपर के हिसाब से मैप तैयार हो जाता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और जब तक क्लियर नहीं होंगे फैक्ट्स, आप मैप नहीं भर पाएंगे। फैक्ट्स क्लियर होने का मतलब है कि आप उन राज्यों की सूची बना लीजिए जो जो फसलें आपके कोर्स में हैं, जितनी हमने पढ़ाई हैं। जब आपको उनकी प्रथम और अग्रणी राज्य पता होंगे, मैप, आप इंडियन हैं, मैप मैंने पहले ही बोला है, इंडिया का मैप डेली देखा कीजिए, तो आपको ये सारे फैक्ट्स क्लियर होने के बाद मैप भरने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सबसे मेन क्वेश्चन होगा कृषि की समस्याएं। भारत में उभरती हुई कृषि की समस्याएं या पुराने समय में जो कृषि की समस्याएं थी उनको हम लेंगे। ओके, अब आप इसको ध्यान से करिए। मैंने शुरू में ही लेसन के बता दिया था, ये लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जो बच्चे बैठते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब आप ग्रेजुएशन के लिए टेस्ट देंगे, है ना, उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपने आप को रेडी करिए और मुझे भी रेडी कराइए, एक लाइक देके, अपना प्यार देके, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से क्लासेस जो हैं वो लेके आती रहूं। और अच्छी अच्छी चीज़ें जो हम अपने लिए नंबर ज़्यादा लाने के लिए कर सकते हैं, उनकी भी मैं ये क्लास एक लूँगी, लेकिन पहले सिलेबस ख़त्म करते हैं। ओके, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।